दोस्तों, नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी साहित्य में अगर आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए लगभग पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है। और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए। यकीनन हम आपको बड़ी ही सरल और सहज भाषा में हिंदी साहित्य के बारे में बताएंगे। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, विचारधाराएं तमाम, गांधीवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जो भी चिंतन हमारे इस पाठ्यक्रम में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रखा है उस पर हम विस्तार से बातचीत करते हुए आपको इस परीक्षा में पास होने का आइडिया देने के साथ साथ आपको भावी जीवन को समझना, चीज़ों की व्याख्या करना, चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही नहीं देखना बल्कि उनको संपूर्णता में देखना, समझना, उन सारी विषयों पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बातचीत करेंगे। और यकीन कीजिए हम ज़रूर आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने में, बरकरार रखने में। प्रेमचंद का गोदान आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। गोदान के बहुत सारे पात्र हैं। उसका मुख्य पात्र है होरी और उसका दूसरा पात्र है उसकी पत्नी धनिया, उसका बेटा गोबर, बाकी राजा साहब हैं, मालती है, मेहता है, जुनिया है, बहुत सारे मातादीन है, दातादीन है। इस प्रकार के बहुत सारे पात्र इसके अंदर। और लगभग प्रेमचंद ने पूरी जो उत्तर भारत की जो कथा लिखी है या कथा कही है वो बड़ी ही सहजता के साथ और सरलता के साथ इस उपन्यास में अभिव्यक्त होती है। और सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। कहानी कहाँ की है? सेमरी और बेलारी दो गांव है, जहाँ गांव की कथा भी चलती है इसमें और शहर की कथा भी चलती है। और सामंती सिस्टम की तमाम अदावतों के बारे में भी प्रेमचंद बात करते हैं। अंग्रेज हुकूमत में क्या घट रहा था उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से प्रेमचंद इस उपन्यास में दर्ज करते हुए नजर आते हैं। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव है। जिले का नाम बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई। असमी मतलब जो उनके जो खेती करने वाले, जो उनके जाहिर सी बात है उनका भरण पोषण देते हैं उनकी जनता कह सकते हैं। यह नहीं कि इनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत दी जाती हो। जो भी काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, बेगारी करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि राय साहब उनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं या उनको ऐसे कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्योंकि सामंती युग में, उस ज़माने में, आज हम ज़मीन का टैक्स कुछ देते नहीं है ना, लेकिन उस ज़माने में सब कुछ वहीं से होता था। इसलिए किसानों की स्थिति सबसे घटी, कह सकते हैं सबसे खराब हुआ करती थी। अकाल पड़ो, महामारी आओ, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो टैक्स भरना ही है राजा साहब को। इसलिए लोकतंत्र में क्या अच्छा है आप इसको अब समझ पाएंगे शायद, क्योंकि हम लोगों ने वो ज़माना देखा नहीं है। इसलिए शायद हम उस दर्द को उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पाएंगे। डांग और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह हमारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वो कह रहा है कि सब तो डांग देना है, बेगारी करनी ही है आपको। बेगारी मतलब फ्री में काम करना है। मतलब सामंती युग में इस प्रकार का एक रिवाज था कि राजा साहब का या उनके परिवार में कुछ काम है, शादी विवाह है, कोई मर गया है, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए जो पूरा इलाका है वहाँ के लोगों को जाकर के उनके लिए फ्री में सर्विस देनी होती थी, फ्री में वर्कआउट करना होता था। उसको कहते हैं बेगारी। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया,
वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। मतलब उनकी इनकम वो टैक्स सारा शोषण जितना करना उतना कर रहे थे, लेकिन उनका यश बढ़ गया था, क्योंकि मूवमेंट चला था ना, आपको मालूम है ना, असहयोग आंदोलन, उसमें सत्याग्रह में उसमें चले गए थे, गांधी जी के प्रभाव में आकर जेल भी चले गए थे। तो ऐसी बात नहीं, कुछ दूर के सामंतों ने भी सेक्रीफाई किया है। लेकिन क्या था कि वो असम, ये असम के बारे में नहीं है, असम राज्य हमारे भारत में असम राज्य उसकी बात जानते हैं ना, उसके बारे में नहीं। असमी मतलब वो जो उनके कस्टमर थे, जो उनके काम करने वाले लोग थे, जो उनको टैक्स भरते थे। यही क्या काम है, सिंह का नाम तो शिकार करना है, सिंह का काम तो शिकार करना है। तो राजा महाराजाओं का काम तो टैक्स खुद के लिए वसूल करना है फिर, और अंग्रेज हुकूमत को भी तो भरना पड़ता था उनको। अगर वह गरजे और गुर्राने में बदले और मीठी बोली हो सकता है तो उसे घास बैठे मारना, शिकार मिल जाता, शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। मतलब वो एक तरफ तो उस समय की कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, राष्ट्रवादी ने देश की आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, तो राय साहब एक तरफ तो अंग्रेज हुकूमत के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखे हुए थे, लेकिन इधर राष्ट्रवादी भी बने हुए थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी जैसी चलती आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। तो ये सब इस गोदान की कहानी है। आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएगी। सामंती जीवन क्या है, मेहता और मालती के माध्यम से वो आधुनिक जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो एक नया मध्य वर्ग उसमें पैदा हो रहा था, उसके माध्यम से मूल्यों के बदलते परिवेश पर बात करते हैं। विवाह, शादी, सेक्सुअलिटी से तमाम जो विचार हैं उन पर बातचीत करते हैं, और उपन्यास बहुत अच्छा है, आप ज़रूर पढ़िए एक बार, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।